तो रिसेंटली हम लोगों ने एपी को फिनिश किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक्सरसाइज 9.2 फिनिश किया। अब आज से हम लोग को स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ जानकारी हम लोगों को क्लास 10 से भी थी, उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से हम लोगों के लिए एकदम नया चैप्टर है। चैप्टर नहीं, नया पार्ट है उसी चैप्टर का। इसको आज से स्टार्ट करना है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि कोई प्रोग्रेशन या सीरीज जीपी है या एपी है। तो एपी को आइडेंटिफाई करना तो आप लोग जानते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, कहीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं, अगर हर जगह वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहते हैं ये एपी है। तो जीपी को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो पहले जीपी का डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट, एक सीक्वेंस जो या तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, दोनों तरह का हो सकता है, ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ। कह रहा है कोई भी नॉन जीरो नंबर्स का सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तभी होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा इफ एंड ओनली इफ है the ratio of any term to its preceding term is constant। हम कहीं से भी कोई दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लें और उनका रेशियो निकाल के देखें तो हर जगह कांस्टेंट आना चाहिए, यानी जो टर्म ले रहे हैं उससे पहले वाले टर्म के साथ उसका रेशियो निकालें। अगर हर जगह ये रेशियो कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो वो सीरीज क्या होगी, जीपी में होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली इफ a1 a2 a3 an इज अ जीपी, अगर a1 a2 a3 an से रिलेटेड कोई सीक्वेंस है और ये जीपी में है तो ये नेसेसरी कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ ak + 1 अपॉन ak इज इक्वल टू r कांस्टेंट, यानी कहीं भी दो टर्म कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो हम ले रहे हैं वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। उसको हम लोग आर से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, रेशियो, डिफरेंस नहीं रेशियो चेक कर रहे हैं, तो उसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। एपी में कॉमन डिफरेंस था तो डी यूज करते थे, यहाँ कॉमन रेशियो है तो आर यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और आपसे पूछे क्या ये जीपी में है, क्या ये जीपी में है, नहीं, क्यों जीपी में नहीं है, क्योंकि 4/2 2 आता है जबकि 6/4 2 नहीं आता, तो ये जीपी में नहीं है। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा सीरीज हम यहाँ लिख रहे हैं 3 9 27 81 एंड सो ऑन, और पूछे क्या ये जीपी में है, तो है, क्योंकि कहीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस रेशियो लीजिए तो 9/3 3 आएगा, 27/9 3 आएगा, 81/27 3 आएगा, हर जगह 3 आ रहा है, तो ये जीपी में है। तो अब किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ जीपी। किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, कोई भी पर्टिकुलर टर्म हमें निकालना हो तो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला डेराइव करना चाहते हैं कि उस फार्मूला में रखें और वो टर्म निकल जाए, हर टर्म को ना लिखना पड़े। जैसे अगर हम कहें अगर इसी तरह से ये सीरीज चलती जाए तो 7 नंबर पे कौन सा टर्म मिलेगा, तो अब हमें 7 टर्म तक लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि 7 टर्म्स तक ना लिखना पड़े, एक जनरल फार्मूला हम बना लें पैटर्न को देख के और डायरेक्ट वो टर्म निकाल सके। तो इसके लिए अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ जीपी के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे और जनरल फार्मूला एक बनाएंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। हमने सपोज कर लिया एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो a1 को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को a ही लिखा जाएगा। a2 को क्या लिखेंगे, कह रहा है कि वो r टाइम्स ज्यादा होना चाहिए ना, कॉमन रेशियो r है मतलब a2/a1 r आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब इसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a इंटू r हो गया। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो a यहाँ 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं ar⁻2 - 1 लिख सकते हैं। थर्ड टर्म को लिखेंगे इसमें फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar², और इसको लिख सकते हो ar⁻3 - 1। a2 है तो r⁻2 - 1, a3 है तो r⁻3 - 1,
तो अगर an रहेगा nth टर्म तो कितना रहेगा ar टू द पावर n माइनस 1 और यही है जनरल टर्म an इज इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1। इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, ये जनरल टर्म ऑफ जीपी हो गया। अब हम लोग एक और फार्मूला डिराइव कर लेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसको कहेंगे? लास्ट टर्म of GP consisting n terms। एक ऐसा GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें n टर्म्स हों, उसका लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म nth टर्म होगा। तो इसी an को हम क्या कहेंगे तब? L कहेंगे। L इज इक्वल टू फार्मूला सेम रहेगा ar टू द पावर -1। अब हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म फ्रॉम int। अगर इंड से हमें nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये तो था स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का फार्मूला। nth टर्म mth टर्म फ्रॉम इंड consisting n टर्म्स। जीपी में इस इंड से mth टर्म अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो कितना होगा जिसमें n टर्म्स हो? तो mth टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसे अगर कहा जाए 10 टर्म्स की एक सीरीज है, पहले बात को समझिए। जैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम कह दें स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे क्या है? 2 है, सेकंड नंबर पे है। अगर कहें लास्ट से सेकंड नंबर पे क्या है? 5 है। लास्ट से ये कितने नंबर पे है? सेकंड। तो ये फर्स्ट से कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 नंबर पे है। टोटल कितने टर्म्स थे इसमें? 6। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6 - 2 + 1 लिख सकते हैं स्टार्टिंग से। 6 - 2 कितना होगा? 4। अब 4 + 1 5। तो स्टार्टिंग से कितना टर्म होगा? ये 5th टर्म। इसी तरह से लास्ट से अगर हम कहें थर्ड टर्म तो क्या है? 4। लास्ट से थर्ड टर्म तो स्टार्टिंग से कितना होना चाहिए? 6 - 3 + 1 कितना होना चाहिए? 4th टर्म। देखिए 4th नंबर पे है क्या? 1 2 3 4। तो इसी तरह से यहां जब कहा जा रहा है कि लास्ट से mth टर्म तो स्टार्टिंग से कितना टर्म होगा? n - m + 1 टर्म इज इक्वल टू। अब n - m + 1 टर्म निकालने का फार्मूला क्या होगा? ar टू द पावर n माइनस m + 1 - 1, क्योंकि ये लास्ट में क्या होता है? 1 होता है ना। 1 1 कैंसिल होगा। ar टू द पावर कितना हो जाएगा? n - m। तो लास्ट से nth टर्म निकालने का ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला हम लोग निकालेंगे कि n टर्म्स का सम करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले हमने सपोज कर लिया लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी एंड Sn डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स। अगर Sn n टर्म्स के सम को डिनोट कर रहा है तो Sn को कैसे लिख सकते हो? Sn इक्वल टू लिखोगे a प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा? ar स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? ar टू द पावर n माइनस 1। यहाँ ar क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दो तो r इंटू Sn होगा ये।
यहाँ क्या होगा, जब इसमें ए आर हो जाएगा तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं, ए आर के नीचे ए आर लिख लिया हमने, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें होगा तो एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या होगा ए आर टू द पावर एन, इसमें होगा तो इससे जस्ट पहले क्या आया होगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1, यही रहेगा। अब क्या करिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटा लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ऐसा कब करेंगे, जब r लेस देन 1, जब r लेस देन 1, तो ये क्या होगा हमारा Sn माइनस r Sn, यही होगा ना। और देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन चेंज होगा, सब कटते जाएंगे टर्म्स, बचेगा क्या, सिर्फ स्टार्टिंग में a और लास्ट में ar टू द पावर n, a माइनस ar टू द पावर n। अब यहां से अगर Sn निकालना है, हमें Sn कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 1 माइनस r, और यहां से a कॉमन कर ले तो 1 माइनस r टू द पावर n। Then Sn is equal to a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, when r is less than 1। जब r 1 से लेस हो तब ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, एंड Sn is equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे when r is greater than 1। ये फार्मूला, यही है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला। ठीक है, समझ में आया कैसे आया। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के बारे में पढ़ना है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इनफाइनाइट तक हो, एन टर्म्स पे जाके टर्मिनेट ना होता हो, वहां खत्म ना होता हो, इनफाइनाइट तक हो। तो एक सिंपल सी बात है, अगर वो r इफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर r 1 से ग्रेटर होगा तो वो नंबर को क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसका सम कितना होगा, देन s इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट ही आएगा। अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा नंबर का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर बढ़ता जाता है। जैसे मान लो 3 का कर दिए तो 3 गुना हो गया पहली बार, दूसरी बार मल्टीप्लाई करोगे 9 गुना हो जाएगा, उसके बाद 27 गुना हो जाएगा, इस तरह तो बढ़ता चला जाएगा। कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक, और उसका सम हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। बट इफ r इज लेस देन 1, दैट इज अगर r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/5 इस तरह से हो, तब ऐसा केस नहीं आएगा, तब इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि 1 और 0 के बीच के जो नंबर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करने पे नंबर छोटा होता जाता है। जैसे 1/3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा, अगली बार 1/9 रह जाएगा, तो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है ना, तो इसका सम कुछ मिल सकता है। तो आइए इसी सीरीज से निकालना देखते हैं कैसे निकालें। इफ n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो r किधर टेंड करेगा, बताइए, r टू द पावर n किधर टेंड करेगा। छोटे नंबर का जब स्क्वायर करते हो या उस पर पावर लगाते हो तो वो और छोटा होता जाता है। जैसे 0.1 का पावर 2 करोगे तो 0.01 हो जाएगा, 3 करोगे तो 0.001 हो जाएगा। जितना बड़ा पावर करोगे उतना छोटा वो नंबर होता जाएगा। तो सोचिए, बढ़ाते बढ़ाते अगर इस पावर को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे तो r टू द पावर n किधर आ जाएगा, 0 की तरफ टेंड करने लगेगा, इतना छोटा हो जाएगा कि नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम इस n को r टू द पावर n को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तब हमें क्या मिलेगा, देन s इनफाइनाइट विल बी a 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, 1 माइनस r तो वही रहेगा, r टू द पावर n ना छोटा होता जा रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं s इनफाइनाइट का मतलब 1 प्लस a प्लस ar स्क्वायर, इसी को इनफाइनाइट कहा जाता है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ये फार्मूला है, a अपॉन 1 माइनस r इनफाइनाइट।
ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे अब हम लोग। अर्थमेटिक मीन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था, अब ज्योमेट्रिक मीन देखना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? मीन, जनरली मीन वर्ड से आप क्या समझते हो? जो भी टर्म्स हैं उसके आसपास ही होने चाहिए मीन के, कुछ ऊपर होने चाहिए, कुछ नीचे होने चाहिए। तो ऐसा ही ज्योमेट्रिक मीन में भी होगा। अगर दो नंबर्स हैं तो उनके बीच में कोई नंबर अगर ऐसा इंसर्ट कर दिया जाए कि तीनों मिलके एक जीपी बना लें, तो बीच वाले नंबर को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। गिवन टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स a and b, we can insert a number g between a and b so that a, g, b are in gp। अगर a और b के बीच में हम कोई नंबर तीसरा g ऐसा इंसर्ट कर पाएंगे कि a, g, b gp में हो जाए, then such a number g is called geometric mean of a and b। तो उस नंबर g को हम क्या कहेंगे? ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है ये निकालने जा रहे हैं। a, g, b are in gp, हमारे सपोजिशन के अकॉर्डिंग a, g, b क्या है? gp में है। तो जीपी में होने का कंडीशन क्या है? देन जी अपॉन ए और बी अपॉन जी इक्वल होना चाहिए। सेकंड का फर्स्ट से रेशियो थर्ड के सेकंड से रेशियो के इक्वल आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, देन जी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा टू नंबर्स का क्या होता है? उनके स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट। हेंस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b is अंडर रूट ए बी। किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो अंडर रूट में दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, वो उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है। इफ g1 g2 g3, अब बताओ ढेर सारे ज्योमेट्रिक मीन्स अगर हमें इंसर्ट करने हो तो क्या करेंगे? g1 g2 g3 g4 gn आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस शोज दैट a, g1 g2 g3 gn b आर इन gp। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब gp में है। और इस केस में b कौन कितने नंबर का टर्म होगा? gp का b कितने नंबर का टर्म होगा? लास्ट तो सबको पता है कि लास्ट होगा। कितने नंबर का टर्म होगा? इसकी नंबरिंग क्या होगी? n टर्म्स बीच में है, एक पहले एक बाद में है, तो वो कितने नंबर का टर्म हुआ? n+2 नंबर का टर्म हुआ। देन b इज इक्वल टू n+2 टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? a r टू द पावर यानी g अपॉन r टू द पावर n+2 - 1, यही होगा ना? तो यहां से r टू द पावर कितना बचा? n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपॉन a। तो r इज इक्वल टू क्या होगा? b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1, यही होगा ना? अरे भाई अगर r स्क्वायर इक्वल टू b है तो r इज इक्वल टू क्या होता है? b टू द पावर 1/2, यही होता है ना? तो r का पावर n+1 अगर है इक्वल टू b/a, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? b/a का पावर 1 अपॉन n+1, यही होगा ना? तो अब जब r निकल गया तो हम कोई भी ज्योमेट्रिक मीन टर्म निकाल सकते हैं। g1 निकालना है तो क्या होगा? ar यानी a into 1 अपॉन b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। g2 क्या होगा? g2 होगा ar स्क्वायर, यही होगा ना? थर्ड नंबर पे आएगा तो ar स्क्वायर, इसको लिखेंगे a into b अपॉन a टू द पावर 2 अपॉन n+1 एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स हैं सबको हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी। एपी और जीपी में रिलेशन क्या है? अगर सेम नंबर्स के एपी और जीपी निकाले जाए तो कौन ज्यादा आएगा? तो रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ये देखना है हमें। सपोज करेंगे लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन दोनों को हम पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर रहे हैं। And A denotes the arithmetic mean between A and B, and G denotes the geometric mean between A and B। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है? अभी हम लोगों ने सीखा अंडर रूट a। अब हम यहाँ निकालेंगे a - g। हम ये देखना चाहते हैं कि a और g में बड़ा कौन होगा,
यानी अर्थमेटिक मीन ज्यादा आएगा कि ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया तो ए बड़ा, डिफरेंस नेगेटिव आया तो जी बड़ा होगा। तो a माइनस जी होगा हमारा a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। a माइनस जी इज इक्वल टू होगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। इसको लिख सकते हो a माइनस जी इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, a को, b को लिख सकते हो अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ये क्या बन गया पूरा a माइनस जी। ये बताओ क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। और आपको ये पता है कि कोई भी होल स्क्वायर हो हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी होल स्क्वायर हो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो a माइनस b पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब a बड़ा है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन c। यानी सेम नंबर के लिए अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए तो हमेशा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थ्योरी समाप्त होती है। अब हम लोग कल से एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.3